हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम बुक कीपिंग का बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर सीखने वाले। हालांकि ये चैप्टर आपको प्रैक्टिकली ऑप्शन में है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो उसके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते तब तक बहुत डिफिकल्ट होता है उसके ऑब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट करना, या याद रखना। तो ये आपके लिए सेशन लेके आया हूं मैं कि जिसकी वजह से बिल ऑफ एक्सचेंज पूरी तरह आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह बैठ सके, बराबर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को, बिल ऑफ एक्सचेंज। इस बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टूडेंट क्या होने वाला है, हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है और दिमाग में रखना भी जरा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से परमानेंटली आपके मेमोरी में ये चला जाए, बराबर। तो चलो स्टूडेंट, स्टोरी के फॉर्म में हम बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टोरी में मिस्टर ए है, मिस्टर बी, ये दो जन है। मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर ए ने गुड्स सोल्ड किया है। ही सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी। या तो हम ऐसे उल्टा भी कह सकते हैं, मिस्टर बी हैज परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए। ए ने बी को सोल्ड किया है, या तो बी ने ए को बी से परचेज किया है, बी ने ए से परचेज किया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट पे होगा ना, तभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस होगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबल क्राइटेरिया है या कंडीशन है, वो ऑन क्रेडिट होना चाहिए। परचेज सेल्स तो होना चाहिए, एक कोई सेल कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरा कोई परचेज करेगा ही करेगा। बट ये परचेज या सेल जो होता है वो ऑन क्रेडिट होना चाहिए। ऑन क्रेडिट जब होता है ना, तभी जाके बिल ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। तो ये मिस्टर ए ने सेल कर लिया मिस्टर बी को। हम ऐसे यहां से स्टोरी शुरुआत करेंगे। मतलब ये मिस्टर ए बन जाता है क्रेडिटर, बिकॉज ही हैज टू गेट मनी। उसने क्रेडिट दिया है तो ही बिकम्स द क्रेडिटर, उधार देने वाला, उधारदार, क्रेडिटर हम ऐसे कह सकते हैं, बराबर। एंड मिस्टर बी बिकम्स द डेटर, बिकॉज उसने कर्जा लिया है, कर्जदार, डेटर, डेट मतलब कर्जा, तो कर्जदार। मिस्टर बी बिकम्स द डेटर, दैट इज अ कर्जदार। तो यहाँ पे ये क्रेडिटर है, बिकॉज ही हैज गिवन द क्रेडिट, एंड मिस्टर बी ही हैज टेकन अ डेट, मतलब उसने लोन लिया है, कर्जा लिया, इस तरीके से हो गया, तो इज अ डेटर। ओके, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सोल्ड किया है, उसके वजह से मिस्टर ए को पैसा मिलना है, तो ही बिकम द क्रेडिटर। मिस्टर बी को पैसा देना है, तो ही बिकम्स द डेटर। So we can say here, because of this transaction, because of this sale or purchase on the credit, ये मिस्टर ए और बी जो है ना स्टूडेंट, उसमें क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप डेवलप हो गया है। ये दोनों के बीच में क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप आ गया, मतलब वो एक दूसरे के डेटर और क्रेडिटर बन गए। एक डेटर बन गया तो एक क्रेडिटर बन गया। ये रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन ओनली दिस बिल ऑफ एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। यहां से बिल ऑफ एक्सचेंज की शुरुआत होती है। तो प्री रिक्विजिट या प्री कंडीशन क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए? ए या बी ने सेल करना चाहिए, तो परचेज करना चाहिए, ऑन क्रेडिट पे करना चाहिए, और तब जाके वो एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर बनते हैं, और तभी जाके ये बिल ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। अभी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार दिया है 2 महीने का, 3 महीने का। तो मिस्टर ए जरा ना डर रहा है कि अभी ये क्रेडिट पे मैंने तो 3 महीने का क्रेडिट दिया है मिस्टर बी को, बट आई एम नॉट श्योर कि मिस्टर बी ये पैसा 3 महीने के बाद देगा नहीं देगा। तो इसकी श्योरिटी लाने के लिए कुछ तो बोलना कि एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए मेरे अंदर कि हाँ मैं उसको क्रेडिट दूं। तो मिस्टर ए क्या कहता है कि मिस्टर ए, मैं तेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ करूंगा, आई विल ड्रॉ अ बिल ऑन यू। सो मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए ड्रॉवर बन जाता है यहाँ पे, ड्रॉवर, बिकॉज ही ड्रॉज द बिल। स्टूडेंट आपको पता होगा ना, आप जब कोई चीज लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल खरीदने जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, बराबर। तो मोबाइल खरीदते वक्त आपने मोबाइल तो खरीद लिया, पैसा दे दिया, तो बिल आप ही खुद बनाते हैं कि वो बिल बनाने वाला सेलर होता है? जैसे कि यहाँ पे मिस्टर ए जो सेलर है वही बिल बनाएगा, और वही बिल बनाने वाला पर्सन जो होता है बिकम्स अ ड्रॉवर। तो व्हाट इज नॉर्मली मिस्टर ए जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर मतलब क्या, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ही ड्रॉज द बिल ऑन मिस्टर बी। और जिसके ऊपर बिल बनाया गया है, जिसके नाम से बिल बनाया गया है, उसे हम कहते हैं ड्रॉवी। उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉवी। आपको जैसे भी एग्जांपल मैंने कहा, आप किसी दुकान में जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, तो वो पूछता है किसके नाम से बिल बनाऊं,
आप बोले मेरे नाम से बनाओ, तो आपके नाम से बिल बन गया, बनाता है बिल सेलर, पर बिल के ऊपर नाम होता है किसका, आपके नाम से बिल बनता है। तो जिसके नाम से बिल बनाया जाता है उसे कहते हैं ड्रॉवी। ड्रॉवी इज अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है उसे हम ड्रॉवी कहते हैं। बराबर। अब ये ड्रॉवी के पास, ये बिल बनने के बाद ये बिल ना स्टूडेंट ड्रॉवी के पास चला जाएगा। ये बिल कहाँ चला जाएगा, ये मिस्टर ए बिल बना के ड्रॉवी के पास देगा, मिस्टर बी के पास देगा। अब ये बिल ड्रॉवी के पास है, तो ड्रॉवी को क्या करना होता है इस बिल के साथ, he has to accept the bill, he has to accept the bill। एक्सेप्टर जो लिखा है बिल में, जो भी कुछ लिखा है सब कुछ सही है क्या, he will check that, वो सब कुछ चेक करेगा कि सब अमाउंट बराबर लिखा है क्या, क्रेडिट पीरियड बराबर दिया है क्या, एवरीथिंग ही विल चेक एंड देन ही एक्सेप्ट द बिल। वो एक्सेप्ट कैसे करता है, हाउ ड्रॉवी एक्सेप्ट द बिल, ड्रॉवी एक्सेप्ट द बिल बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर ऑन द फेस ऑफ द बिल। जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो बिल होता है उसके फेस पे, मतलब उसके मेन पर्ची पे वो साइन करता है। व्हेन ही पुट सिग्नेचर देन इट मींस he has accepted bill, और once he accept the bill he has to send back it to the drawer। एक बार बिल एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्टर मतलब समझ लो, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टर बी ही डेटर है, वही ड्रॉवी है, वही एक्सेप्टर है। उसने बिल एक्सेप्ट किया इसके लिए एक्सेप्टर, उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया इसके लिए ड्रॉवी, उसने उधार में खरीदा इसके लिए डेटर। पर है कौन, ये नाम अलग अलग है बट ये मिस्टर बी ही है, डोंट गेट कंफ्यूज इन द वर्ड। तो ही सेंड्स बैक, ये क्या करता है जो एक्सेप्टर है, या मतलब हमारे केस में मिस्टर बी जो है, वो बी क्या करता है, he sends back after the acceptance of the bill to the Mr. A who becomes the holder of the bill। अभी उसके पास बिल आ गया, he is the holder। बिल किसके पास है अभी, मिस्टर ए के पास है। मिस्टर ए ही क्रेडिटर है, उसने उधार दिया था, उसी ने बिल ड्रॉ किया था और उसी के पास ही बिल है। he is holding the bill now, he is holding the bill। यस स्टूडेंट। उसके बाद अभी ये दोनों के जो देखिए, पहले बिल आने के पहले ये बिल यहाँ पे आया बराबर स्टूडेंट, इसके पहले दोनों में एक रिलेशनशिप था। क्या था रिलेशनशिप, डेटर और क्रेडिटर ही रिलेशनशिप था, एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर। मिस्टर ए क्या कह रहा था, मिस्टर ए कह रहा था कि मुझे मिस्टर बी से पैसा आना है, यहां तक मिस्टर ए कह रहा था कि मुझे मिस्टर बी से 10,000 15,000 जो भी कुछ है, मैंने जो गुड्स बेचा है उसके बदले मुझे पैसा आना है। तो एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर थे यहाँ पे वो स्टूडेंट, एक दूसरे के कौन थे, डेटर क्रेडिटर थे। बट अभी यहां से आगे क्या आ गया, दोनों के बीच में आ गया है बिल। अभी ऐसा हो सकता है क्या, मिस्टर ए कहेगा मुझे बिल का भी पैसा दे और मिस्टर बी तू भी पैसा दे, दो बार पैसा देगा क्या मिस्टर बी, नहीं। हम या तो बिल का पैसा मांगेंगे या मिस्टर बी से पैसा मांगेंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, अभी दोनों के बीच में आ गया है बिल। बिल आने की वजह से उनका डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप गेट कैंसल्ड, वो अभी एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर नहीं है। मिस्टर ए अभी नहीं कह सकता है, मिस्टर ए अभी नहीं कह सकता है कि मुझे मिस्टर बी से पैसा आना है, या मिस्टर बी नहीं कह सकता है कि मुझे मिस्टर ए को पैसा देना है, बराबर। बिकॉज अभी दोनों के बीच में बिल आ गया। अभी जो भी कुछ कहना है उन्हें बिल के फॉर्म में कहना है, उन्हें बिल के फॉर्म में कहना है। मतलब क्या है, ये जो बिल है, ये जो बिल है वो बिल मिस्टर ए के लिए बिल रिसीवेबल बन जाता है। मिस्टर ए कहेगा मुझे बिल का पैसा मिलना है, मुझे बी से पैसा नहीं मिलना बोलेगा वो। ही विल नॉट से कि मुझे बी से पैसा मिलना है, ही विल से मुझे बिल रिसीवेबल का पैसा मिलना है, मुझे बिल का पैसा मिलना है, बिल रिसीवेबल। वैसे ही मिस्टर बी कहेगा मुझे बिल का पैसा पे करना है, मुझे बिल का पैसा पे करना है, मुझे ए को पैसा नहीं पे करना है, मुझे बिल का पैसा पे करना है। डबल बार पेमेंट नहीं होता है, दो बार पैसा नहीं मिलेगा। मिस्टर ए ऐसा नहीं कह सकता है कि मुझे बी से भी मिलेगा और मुझे बी से भी मिलेगा, बी से बिल से नहीं, एक ही चीज, एक ही से मिलने वाला है। रिलेशनशिप कैंसल्ड हो गया। ये देखिए आप मैंने लिखा है, ये डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप दोनों के बीच में पहले था, वो कैंसिल हो गया। क्यों, बिकॉज इनके दोनों के बीच में तुरंत यहाँ पे बिल आ गया है। बिल आने की वजह से ये डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप कैंसिल हो गया। अभी मिस्टर ए कहेगा मुझे बिल का पैसा मिलने वाला है, ना कि मुझे मिस्टर बी से मिलने वाला है। वैसे ही मिस्टर बी क्या कहेगा, मुझे बिल का पैसा पे करना है,
वो बिल उसके लिए बिल्स पेबल बन गया। वो नहीं कहेगा कि मुझे मिस्टर ए को पे करना है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये बिल रिसीवेबल है ना, वो मिस्टर ए के लिए एसेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एसेट्स, बिकॉज उसे बिल का पैसा मिलना है। और जो भी कुछ मिलना है, फिर मैंने सिखाया था आपको, जो भी कुछ मिलना है उसे हम कहते हैं एसेट, और जो भी कुछ पे करना है उसे हम कहते हैं लाइबिलिटी। इसके लिए मिस्टर बी को बिल्स पेबल का पेमेंट करना है, इसी के लिए वो बन जाता है लाइबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज का। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट हो गया। इसे प्रॉपर्ली आप वीडियो एक दो बार वापस देख लीजिए, स्टॉप करके, पॉज करके आप देख सकते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं अभी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। There are three parties to the bill of exchange, because ये एग्जाम में शायद से आ सकता है। There are three parties to the bill of exchange. Don't write the numbers, write the word three, THREE। स्टूडेंट यहाँ पे गलती आप कर सकते हैं। तो three parties to the bill of exchange। अभी three parties क्या है? पहला है ड्रॉवर। ड्रॉवर सिंपल लिखा है, अभी मैंने बताया था, ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल। जो बिल बनाता है उसे हम कहते हैं ड्रॉवर। ही इज नॉर्मली क्रेडिटर। हमारे केस में मिस्टर ए था, who has to receive money because उसने बेचा था। So who is a drawer? Drawer is the person who draws or makes the bill. He is a creditor. उसने उधार दिया होता है, इसीलिए उसे पैसा मिलना बाकी होता है। He has to receive money. दूसरा है ड्रॉवी। ड्रॉवी is a person on whom the bill is drawn. हमने हमारे केस में देखा था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के नाम पे बिल बनाया गया था, तो मिस्टर बी इज अ ड्रॉवी। So ड्रॉवी is the person on whom the bill is drawn. जिसके ऊपर बिल बनाया गया है वो होता है ड्रॉवी। And normally he is a debtor student. उसने डेप्ट मतलब कर्जा, एक कर्जदार होता है। who has to pay money, उसे पेमेंट करना होता है फ्यूचर में, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, ऐसे बराबर। उसके बाद तीसरा होता है पेई। पेई इज अ पर्सन टू हुम द पेमेंट इज मेड पेएबल, मतलब जिनको ये बिल का पैसा मिलने वाला है उसे हम कहते हैं पेई। आप जरा कंफ्यूज हो होंगे ये थर्ड पॉइंट में। चलो मैं थर्ड पॉइंट आपको और एलैबोरेट करके बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल, सेम एग्जांपल मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था। मैंने मिस्टर ए था और मिस्टर बी था, और मिस्टर ए ने क्या किया था? सेल किया था गुड्स मिस्टर बी को ऑन क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन क्रेडिट है, बराबर। तो मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड किया था, तो मिस्टर ए क्या करेगा? ही ड्रॉज अ बिल। देखिए यहाँ पे एरो प्रॉपर्ली समझ लीजिए, मिस्टर ए ड्रॉ करेगा बिल मिस्टर बी के ऊपर, इसीलिए मिस्टर ए जो है ना यहाँ पे वो बन जाता है ड्रॉवर, और मिस्टर बी बन जाता है ड्रॉवी, बिकॉज जिसके ऊपर बिल बनाया गया है वो होता है ड्रॉवी। तीसरा कॉन्सेप्ट है पेई। पेई मतलब जिसको बिल का पैसा मिलना है, जिसको बिल का पैसा मिलना है। तो आप इस एग्जांपल में किसको पैसा मिलना है? ए को मिलना है, तो ड्रॉवर कैन बिकम द पेई। ड्रॉवर कैन बिकम द, नॉर्मल ड्रॉवर ही पेई होता है, ड्रॉवर ही पेई, बिकॉज मिस्टर ए को पैसा मिलना है, और जिसको बिल का पैसा मिलना है, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज पेई, बराबर स्टूडेंट। तो मिस्टर ए ड्रॉवर भी होता है और मिस्टर ए पेई भी हो सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, मिस्टर ए कह रहा है, मिस्टर ए क्या कह रहा है कि देखो मिस्टर बी, मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया है 15,000 का, बट आप ये पेमेंट मुझे मत करो, मिस्टर सी को करो। मिस्टर ए क्या कह रहा है? मिस्टर ए कि ये बिल का जो पैसा है ना, ये पैसा मुझे मत दो, मेरा फ्रेंड है या मेरा कस्टमर है उसको आप पेमेंट करो, मिस्टर सी को। तो इस केस में मिस्टर सी बन जाता है पेई। मिस्टर सी क्या बन जाता है स्टूडेंट यहाँ पे? पेई। तो पे इज अ पर्सन, यहाँ पे लिखा है पे इज अ पर्सन टू हुम द पेमेंट इज मेड, जिसको पेमेंट किया जाता है या पेमेंट मिलता है, ऐसा। तो ए भी हो सकता है या तो कोई अलग आदमी भी हो सकता है, तो उसे हम पेई कहते हैं। तो ड्रॉवर जो ड्रॉ करता है, यहाँ पे सी जो है वो ड्रॉवर नहीं है, यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो ड्रॉवर है, और मिस्टर ए कह रहा है मुझे मत पेमेंट कर, बी को कह रहा है, किसको पेमेंट कर कह रहा है? सी को पेमेंट कर, तो सी अपना बन जाता है पेई। आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी स्टूडेंट सबसे पहले टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस सीखने के पहले देखो वर्ड में क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो पहले एक्सेप्टेंस को समझेंगे। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कौन करता है? बिल। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर चल रहा है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस कौन करता है? ड्रॉवी। तो ड्रॉवी के बारे में ही आ रहा है, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज डन बाय द ड्रॉवी। ड्रॉवी को बिल एक्सेप्ट करना होता है, और मैंने कहा था एक्सेप्टेंस कैसे किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है बाय पुटिंग द सिग्नेचर ऑन द फेस ऑफ द बिल।
यस स्टूडेंट। तो चलो सीखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। हमारे केस में मिस्टर बी, आपको पता है हम ए ने गुड सोल्ड किया था उधार पे, ए ने बाद में बिल बनाया था, ड्रॉ किया था मिस्टर बी के नाम पे। तो मिस्टर बी हमारे केस में ड्रॉवी है जिसके ऊपर बिल बनाया गया है, और ड्रॉवी को ही नॉर्मली क्या करना होता है, बिल को एक्सेप्ट करना है। यही ड्रॉवी आगे बन जाता है एक्सेप्टर। नाम बहुत है, ही इज अ क्रेडिटर, ही इज अ बायर। मिस्टर बी के नाम अलग अलग है इसमें। ही इज अ बायर पहली बात, उसके बाद बायर है, बायर के बाद वो ही इज अ डेटर, क्योंकि उसने कर्जा लिया है, उसके ऊपर बिल बनाया गया, इसके लिए ड्रॉवी। बाद में चौथा पार्ट स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा है कि वो एक्सेप्टर भी है, he has to accept the bill। तो चार नाम अलग अलग है, बट मिस्टर बी है वो। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन द वर्ड, ये मिस्टर बी हम बोल सकते हैं, बराबर कि नहीं। जैसे जैसे वो प्रोसेस आगे आगे होते गए वैसे वैसे उसके नाम बदलते गए, पर आदमी तो वही है, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी जो ड्रॉवी है, ही हैज टू एक्सेप्ट द बिल। और जब वो बिल एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट द ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट आगे पॉइंट बताने वाले, व्हाट इज दैट ड्राफ्ट। When you accept the draft without any condition, जो भी मिस्टर ए ने जो भी कुछ लिखा गया है बिल में, ये तारीख को आपको पेमेंट करना, इतने दिन का आपको क्रेडिट दिया गया है, बराबर, जो भी कुछ लिखा है, इफ एवरीथिंग इज फाइन विदाउट एनी कंडीशन, कुछ भी चेंज ना करके मिस्टर बी एक्सेप्ट द बिल, एक्सेप्ट द ड्राफ्ट, देन इट इज कॉल्ड एज अ जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल, वेरी सिंपल एक्सेप्टेंस, जनरल एक्सेप्टेंस, उसमें कुछ भी कंडीशंस नहीं है। जो भी लिखा है मिस्टर ए ने, मिस्टर ए का जो भी कुछ लिखा हुआ बिल में है, वो सब उसने एक्सेप्ट किया है। Then we can say Mr. That acceptance is called as a general acceptance then. But समझो मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया है ड्राफ्ट को या बिल ऑफ एक्सचेंज को विथ अ सर्टेन कंडीशन, विथ सर्टेन कंडीशन। अभी कंडीशन क्या होता है, उसने कहा 2 महीना नहीं बोला है, मैंने तो 3 महीना बोला है, मैं एक्सेप्ट करूंगा पर 3 महीने के लिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा पर 15,000 नहीं 20,000 के लिए या 10,000 के लिए, वॉट एवर। He makes certain condition, he makes certain changes in the bill, so that time he accepts that draft। वो ड्राफ्ट को वो एक्सेप्ट कर रहा है या उस बिल को वो एक्सेप्ट कर रहा है, बट पुटिंग सब सर्टेन कंडीशन, वो कंडीशन रख रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। 3 महीने के लिए बोला था आपने, अपने यहाँ तो 2 महीना लिखा है, तो आई विल एक्सेप्ट फॉर 3 months। तो कुछ चेंजेस करना चाह रहा है मिस्टर बी या ड्रॉवी, and he accept the draft with certain conditions, so that draft, that acceptance is called as a qualified acceptance। So when it is qualified acceptance, when drawee, देखो सेंटेंस में समझ में आ रहा है, बाहर कर सकते हैं, when drawee accept the draft with certain condition, it is called as a qualified acceptance। What is the general acceptance? When drawee accept the bills, accept the draft without any condition, it is called as a general acceptance। तो ये सेंटेंस इस आप स्क्रीन के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं, बराबर स्टूडेंट। अभी ड्राफ्ट आ गया यहाँ पे, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, मैंने कहा ना एक्सेप्ट कौन कर, मैं तो बहुत सारे बिल, मिस्टर ए जो है ना बहुत सारे बिल बनाएगा, 10,000 के यहाँ पे 1 लाख बिल, 1 लाख रुपए लिख करके भेज देगा, हम एक्सेप्ट करेंगे क्या, हम मिस्टर बी है तो नहीं करेंगे। वो एक्सेप्ट करने के पहले मिस्टर बी सब कुछ चेक करेगा, वो जब एक्सेप्ट करेगा तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, तभी उसको लीगली वो अप्रूव होता है, हम ऐसे कहेंगे। सो व्हाट इज द ड्राफ्ट स्टूडेंट, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस, मतलब मिस्टर ए ने, ड्रॉवर ने जो बिल बनाया है उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ऐसे बिल को हम कहेंगे ड्राफ्ट। वो जब एक्सेप्ट करता है, ड्रॉवी जब एक्सेप्ट करता है तब बन जाता है बिल, और उस बिल का नाम मैंने कहा ना, ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी के लिए बिल्स पेबल बन जाता है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो बिल है, वो बिल को हम ड्राफ्ट कहेंगे, बिल भी नहीं कहेंगे। सो अ बिल, यहाँ पे लिखा है देखिए, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज अ ड्राफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये एग्जाम के लिए आ सकता है, बराबर। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चले जाएंगे। ड्यू डेट्स, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ जरा कंफ्यूज होते हैं। ड्यू डेट्स, ड्यू डेट मतलब क्या है, अपने घर पे रेगुलर और रूटीन, रेगुलर नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का ड्यू डेट आता है, मोबाइल बिल का ड्यू डेट है, हमें मैसेज आता है योर ड्यू डेट इज ऑन नेक्स्ट वीक या फिर ऑन 5th of April, ऐसे हमें पहले ही मैसेज मिल जाता है। तो ऐसे ही ड्यू डेट बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है देखेंगे। ड्यू डेट का दूसरा एक नाम है डेट ऑफ मैच्योरिटी डेट, द डेट ऑन विच द बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट, जिस दिन बिल का पेमेंट करना है उसे हम कहते हैं ड्यू डेट। Example, if the bill is drawn on the 10th Jan for 2 months, बिल कब ड्रॉ किया गया है 10th Jan को, 2 महीने के लिए, तो ड्यू डेट बनता है 10th Jan में 2 महीना बढ़ाया जाएगा,
एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये 3 डेज ग्रेस भी दिया जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम में बचपन में अभी 8 तक तो फुल पास करते हैं, शायद किसी को 9th में मिला होगा, किसी को 11 में ग्रेस मार्क्स मिला होगा, कॉलेज ने दिया होगा, तो उनको पता होगा उन स्टूडेंट को ये ग्रेस क्या है। तो ये वैसे ही पेमेंट करने के लिए भी ड्रॉवी को 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ ग्रेस डेज। ये भी एफआईबी के लिए आ सकता है, 3 डेज एज अ ग्रेस स्टूडेंट, 3 दिन ग्रेस में दिया जाता है। तो 10th जैन है, 2 महीना बढ़ा दो, 10 जैन प्लस 2 मंथ, जैन के बाद फेब मार्च 2 महीना स्टूडेंट हो गया, जैन से फेब 1 महीना, फेब से मार्च 2 महीना, मार्च हो गया, मार्च आने के बाद मतलब 10th मार्च, इसका कैलकुलेशन में करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, और डिटेल में। तो 10th मार्च आ गया, 3 दिन बढ़ा दो और 3 days वी हैव टू एड एज अ ग्रेस, वी गेट द 13th मार्च। 13th मार्च इज योर ड्यू डेट। आई होप कि आपको समझ में आएगा। बट स्टूडेंट इसमें एक छोटा ट्विस्ट भी है, इफ दिस ड्यू डेट फॉल ऑन अ पब्लिक हॉलिडे, 13 मार्च समझ लो पब्लिक हॉलिडे आ गया, तो क्या करे? द पेमेंट ऑफ द बिल इज मेड ऑन द प्रीसीडिंग वर्किंग डे, बिकॉज ऑलरेडी 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया, उसके आगे आपको पीरियड दिया जाएगा नहीं, बराबर स्टूडेंट। तो प्रीसीडिंग 13 मार्च समझो हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है या पब्लिक हॉलीडे है, ऐसा कुछ, बराबर ना। तो इन दैट केस आपको उसके पहले का दिन लेना पड़ेगा, मतलब 12th मार्च। जैसे 15th अगस्त आता है ना, समझो आपका सब कुछ कैलकुलेट करके आ गया डेट 15th अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, जो नॉर्मली पब्लिक हॉलिडे है, बराबर कि नहीं, ऐसा दिन आता है आपका ड्यू डेट 3 डेज ग्रेस ऐड करने के बाद, तो आप नेक्स्ट डे पे नहीं जा सकते, आपको पहले का दिन लेना पड़ेगा। 15 अगस्त आ गया तो 14 अगस्त लेना पड़ेगा आपको। ओके, एग्जाम्पल दिया देखो यहाँ पे, इफ द बिल इज ड्रॉन ऑन 23rd नवंबर फॉर 2 months, तो ड्यू डेट कैसे निकालना है देखिए, 23rd नवंबर में 2 महीना बढ़ाया जाएगा, नवंबर का, और 3 दिन ग्रेस ऐड किया जाएगा। 23rd नवंबर प्लस 2 months, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जैन, 2 महीना हो गया, 23rd जैन आ गया, 3 दिन यहाँ पे ग्रेस ऐड किया जाएगा, 23 प्लस 3 26 जैन फ्रॉम यहाँ पे आ गया है। तो 26 जैन, बट 26 जैन इज पब्लिक हॉलिडे, वरना रिपब्लिक डे होता है यहाँ पे, तो सो द ड्यू डेट इज 26 नहीं होगा, ड्यू डेट विल बी 25, एक दिन पहले का हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे कहा गया प्रीसीडिंग वर्किंग डे, बराबर स्टूडेंट। तो आई होप कि ड्यू डेट भी आपको समझ में आया होगा, हम इसे और डिटेल में आने वाले स्लाइड में देखने वाले। ओके, टाइप्स ऑफ ड्यू डेट, एक नॉमिनल ड्यू डेट होता है और एक लीगल ड्यू डेट होता है, 2 ड्यू डेट्स है, नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट। तो ये क्या है, चलो पढ़ेंगे। डेट विच इज कैलकुलेटेड विदाउट एडिंग डेज ऑफ ग्रेस टू द पीरियड ऑफ द बिल, मतलब 3 दिन ग्रेस, 3 days ग्रेस ऐड करने के पहले का जो डेट आता है, जो ड्यू डेट आता है, उसे हम कहते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। और डेट विच इज कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस टू द नॉमिनल ड्यू डेट, हमारे नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस, 3 days एज अ ग्रेस आप ऐड करेंगे, 3 days एज अ ग्रेस ऐड करेंगे, उसके बाद जो ड्यू डेट आता है ना, उसे हम कहेंगे लीगल ड्यू डेट स्टूडेंट, लीगल ड्यू डेट। ओके, अभी एक कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, बिकॉज ये शायद से ऑब्जेक्टिव में ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट कैलकुलेशन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो नॉर्मली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन केस ऑफ आफ्टर डेट बिल, आफ्टर डेट बिल, यहाँ पे जो पीरियड ऑफ द बिल होता है ना, इट इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जिस दिन बिल हमने बनाया है, ड्रॉवर ने जिस दिन बिल बनाया है, ड्रॉ किया है, डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल, वो डेट से हम 2 महीना, 3 महीना, 90 दिन, 80 डेज, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बिल, वो पीरियड को हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, कहां से, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है उस दिन से हम वो पीरियड 2 महीना, 3 महीना, जो भी हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। हम एग्जांपल देखेंगे, उससे और आपको आइडिया क्लियर आ जाएगी। हमारे एग्जांपल में है, हमने बिल ड्रॉ किया है, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बिल ड्रॉन इज 11th जून 2019, हमारे एग्जांपल में है ड्यू डेट डेट ऑफ बिल है ड्रॉन 11th जून 2019 एंड द पीरियड ऑफ बिल इज 2 month, इसका पीरियड कितना है, 2 महीना है, 2 महीने का बिल है। तो इसका कैसे कैलकुलेट करना है देखना, मैंने एक टेबल बनाया, वैसे ही सेम टेबल आपको एग्जाम में कैलकुलेट ड्यू डेट आ गया तो करना है, बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बिल, हमारा डेट ऑफ बिल हमें पता है 11th जून 2019, तो मैंने डे लिखा 11th जून है तो 6 month 2019, ईयर लिख दे, यहाँ से उठा कि यहाँ पे डाल दिया।
पीरियड ऑफ द बिल, यहाँ पे कितना पीरियड ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बिल, 2 मंथ्स है, तो यहाँ पे मंथ के यहाँ पे 2 मंथ डाल दिया, तो 6 में 2 ऐड किया तो हमारा आंसर आ जाता है 11 का 11, 6 का यहाँ पे 6 + 2 इट बिकम्स द 8, और यहाँ पे 2019 आ गया। बाद में हमें पता है कि डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करना है। डे कितना होता है, डेज 3 डेज ग्रेस होता है, तो डेज में लिखना है, यहाँ पे डे में 3 डेज, 11 + 3 becomes the 14th August 2019। दिस इज वेरी सिंपल, ये टेबल में बना है, टेबल आप करेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत आएगी नहीं। अभी हम और एक केस होता है ड्यू डेट निकालने का, उसे हम कहते हैं आफ्टर साइड बिल। यहाँ पे छोटा करेक्शन है मेरे स्लाइड, मेरे इसमें आगे आपको बताने वाला हूँ, एक छोटा सा करेक्शन है मेरे इस स्लाइड में होने वाला है, तो मैं बाद में करूंगा, आप यहाँ पे ओरली बताऊंगा मैं फिलहाल, बराबर। तो इन केस ऑफ आफ्टर साइड बिल, आफ्टर साइड में होता क्या है, ऑलमोस्ट 90% सेम है, ऑलमोस्ट 90% सेम यही है। यार फर्क क्या होता है, ये जो पीरियड ऑफ बिल होता है ना, वो काउंट करने का जो डेट होता है वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है। यहाँ पे बिल ड्रॉन लिया जाता है, इस केस में आफ्टर डेट में बिल ड्रॉन से हम कैलकुलेट करते हैं पीरियड। यहाँ पे आफ्टर साइड में हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया है, जिस दिन बिल ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया है, उस दिन से हम क्या करेंगे, ये पीरियड ऑफ द बिल काउंट करेंगे। तो एग्जांपल देखेंगे इसका भी, हमने बिल ड्रॉ किया है 12 जून को, पीरियड ऑफ द बिल है 2 महीना सेम, बराबर। 12 जून को हमने बिल ड्रॉ किया, डेट हल्का चेंज किया बिकॉज यहाँ पे 11th है, तो दोनों समझने के लिए। डेट ऑफ बिल ड्रॉ किया 12 जून को, 2 महीने का हमने पीरियड ऑफ द बिल है, और डेट ऑफ ड्रॉवी ने जो बिल एक्सेप्ट किया है वो 17 जून को किया, 5 दिन के बाद किया, 5th डे पे किया हुआ है, टाइम लगा उसको बिल जाने तक आने तक, या वो तो बिजी था, इसलिए उसने बिल एक्सेप्ट किया है स्टूडेंट कभी 17 जून को किया हुआ है। अभी ये आने वाले स्लाइड में करेक्शन, हाँ नहीं बराबर किया है मैंने ऑलरेडी, थैंक यू, अच्छा हो गया, मुझे लगा मैंने लिखा नहीं, डेट ऑफ, मुझे लगा यहाँ पे डेट ऑफ बिल है तो यहाँ भी डेट ऑफ बिल ही रहेगा। इस केस में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है सबसे पहले, बिकॉज ये आफ्टर साइट है, ये क्या है, आफ्टर साइट। ये आफ्टर साइट होने की वजह से हमें पीरियड ऑफ द बिल जो काउंट करना है वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है। तो हमारे केस में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, 17 जून 2019 है, वो लिख दिया, पीरियड ऑफ द बिल ऐड किया। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ द बिल क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीरियड ऑफ द बिल है 2 मंथ, तो 2 मंथ भी लिख दिया, ऐड किया तो आ गया 17 अगस्त 2019। तो इसमें 3 दिन ऐड करना है तो बन जाता है 20 अगस्त 2019। वेरी सिंपल, ये फॉर्मेट में डालिए, आपको आंसर वेरी सिंपल आने वाला। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल फॉर एवरीवन, यस स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाले हम, जो आने वाले 5 मार्क्स के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। तो चलो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, बीच में सबसे पहले बीच में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना है, राइट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम जो भी रहेगा विद एड्रेस, ड्रॉवर का नाम विद एड्रेस लिखना होता है, आगे नीचे भी लिखा है, ड्रॉवर का नाम लिखना है, ड्रॉवर का एड्रेस लिखना है, एंड डेट ऑफ द बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है वो भी लिखना है, बराबर स्टूडेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया और पार्ट आ गया है, एक मिनट, यहाँ पे आ गया स्टैम्प, यहाँ पे आ गया अमाउंट इन फिगर, अमाउंट इन द फिगर, रुपीज, अपना रुपीज का सिग्नेचर होता है, साइन होता है, वैसे साइन डालना है। एंड देन ये जो पार्ट सामने आपको आए बाय ऐड कर लो, ये क्या है बता दो, डैश डेज और मंथ आफ्टर डेट पे टू डैश और डैश द सम ऑफ रुपीज डैश 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 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अब ये क्या है आगे आपको पता चलेगा। चलो यहाँ पे क्या डालना है, 60 डेज स्टूडेंट, 60 डेज आ गया, पीरियड ऑफ द बिल आ गया 60 डेज, तो 60 वर्ड में लिखना है, ना कि नंबर्स में लिखना है। 2 मंथ्स, 2 मंथ नंबर में लिखना नहीं है, बराबर वर्ड में लिखना है 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 2 मंथ्स या 60 डेज या 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी, पे टू मी, या तो पे का नाम, ड्रॉवर कह रहा है पे टू मी, या तो मुझे पे करो, या कोई पेई का नाम क्वेश्चन में दिया है, पेई का नाम क्वेश्चन में दिया गया है तो पेई का नाम भी लिखना है। और सुनिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मालूम है क्या, जब किसी का नाम लिखते हैं ना तो उसके साथ क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया है, क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया है तो एड्रेस भी लिखने का। पे टू मी, पे टू मी, या तो पेई का नाम है तो पेई का नाम लिखना है, पेई का नाम नहीं है तो मी लिखना है, पेई का नाम है तो पेई का नाम लिखना है, पेई का नाम नहीं दिया है तो मी लिखना है। और माय
पे टू मी या तो माय ऑर्डर, पे टू मी और माय ऑर्डर, या पे टू पे और हीज और हर, फीमेल है तो हर आएगा, मेल है तो हीज आ जाएगा। मतलब ये सेंटेंस वापस एक बार रीड करके दिखा रहा हूं। 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर, बराबर, या तो 60 days आफ्टर डेट पे टू सतीश और हीज ऑर्डर। दोनों के समझ में आ गया। द सम ऑफ रुपीज 20,000 इन वर्ड्स, यहाँ पे 20,000 इन वर्ड्स आने वाला है, अमाउंट शुड बी इन द वर्ड्स ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। ये सेंटेंस आना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बिल हम बना रहे, हमारा नाम ऊपर आया है, तो ये बिल किसके नाम पे बना रहे हैं, उसका नाम आएगा, दैट इज ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस आएगा, बराबर। और बाद में ये सब कुछ तो बिल हमारा बन गया। अभी हमारा यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे सिग्नेचर डालेंगे। सिग्नेचर किसका होगा, ड्रॉवर का। अब ये बिल बनाने के बाद ये बिल हम भेजेंगे, ये ड्रॉवर हम है तो हम बिल भेजेंगे किसके पास, ड्रॉवी के पास। ये बिल ड्रॉवी के पास चला जाएगा और ड्रॉवी बाद में क्या करेगा, ये सब कुछ चेक करेगा, सब कुछ लिखा बराबर है क्या, अमाउंट कितना है, ओके, पीरियड बराबर लिखा है क्या, ओके, नाम बराबर सब कुछ लिखा है, ओके, परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। देन आफ्टर कंफर्मिंग एवरीथिंग इज ओके, देन व्हाट ही विल डू नेक्स्ट, यहाँ पे लिखेगा एक्सेप्टेड ऑन द फेस, ये फेस है बिल ऑफ एक्सचेंज का फेस है, यहाँ पे वो एक्सेप्टेड लिखेगा और उसका सिग्नेचर डालेगा ड्रॉवी। हाँ, ड्रॉवी देखो यहाँ पे लिखा है ड्रॉवीज नेम, और वो अपना क्या करेगा यहाँ पे ड्रॉवीज नेम और यहाँ पे सिग्नेचर लिखेगा और यहाँ पे एक्सेप्टेड वर्ड आएगा, एक्सेप्टेड। तो कभी कभी होता क्या है स्टूडेंट कि ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है पर कुछ कंडीशन डालता है, मालूम है ना, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, कुछ ही पुट सर्टेन कंडीशन, तो कुछ कंडीशन भी आ सकते हैं, जैसे कि हाँ इसमें एक पार्ट रह गया, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी डालना है, जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया था। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था डेट ऑफ एक्सेप्टेंस था 17 जून, बराबर कि नहीं, ऐसे। फॉर 2 months, देखो एक्सेप्टेड फॉर 2 months, ये कंडीशनल या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आ गया, उसने एक्सेप्ट किया है बट कुछ कंडीशन डाला है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ऐसे, बराबर, जो भी, या अमाउंट भी चेंज हुआ है तो अमाउंट भी डाल सकते हैं, फॉर 10,000, फॉर 2 months, फॉर 15,000, व्हाटएवर इट इज। इस तरह स्टूडेंट ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ लीजिए किस तरह से करना है करके, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है, और कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और 5 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑनरिंग मतलब क्या है, एक ऑनरिंग, डिसऑनरिंग। ऑनरिंग, डिसऑनर। ऑनर मतलब रिस्पेक्ट देना, तो रिस्पेक्ट देना मतलब क्या है, जब ड्रॉवी रिस्पेक्ट करता है, ड्रॉवी को क्या करना होता है, हाउ ड्रॉवी विल गिव रिस्पेक्ट टू द बिल, बाय मेकिंग द पेमेंट। डिसऑनर मतलब उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब उसने बिल का पेमेंट किया नहीं, तो वही लिखा है, इफ द एक्सेप्टर और द ड्रॉवी पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट, it is known as honoring. Due date के दिन if drawee pay the amount of the bill, then it is called as honoring. Dishonoring मतलब he is not able to pay, it does not make payment, he is not able to make a payment of the bill to the holder of the bill, then it is called as a dishonor. मतलब drawee ने पैसा नहीं दिया तो उसे कहा जाता है dishonoring. Next concept student, endorsement of bill and retirement of bill हम इस स्लाइड में सीखने वाले। endorse मतलब किसी को देना बिल, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि हम किसी को भी दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज हम किसी को ट्रांसफर करते हैं, हमारे क्रेडिटर को ट्रांसफर करते हैं, किसी और पर्सन को ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसे कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, बराबर। रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब क्या, इफ द ड्रॉवी मेक द पेमेंट टू द होल्डर बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के, ड्यू डेट है, ड्यू डेट के 1 महीने पहले ही, 2 महीने पहले ही उसने बिल का पेमेंट कर दिया ड्रॉवी ने, then it is called as retirement. Simple. What is retirement? If drawee make the payment before the due date, it is called as a retirement. Very simple student. इसमें और एक कॉन्सेप्ट आ गया एंडोर्समेंट में, एक एंडोर्सर होता है, ये भी शायद से एग्जाम में आ सकता है, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी। एंडोर्सर मतलब the holder who transfer the title of the bill is called endorser. जिसने बिल ट्रांसफर किया है he is an endorser, और जिसको ट्रांसफर किया, जिस आदमी को उसने बिल दिया है, in whose favor he has transferred the bill, is called as an endorsee. Endorser and endorsee, ये कॉन्सेप्ट हो गया। रिन्यूअल, रिन्यूअल में क्या होता है, रिन्यू, रिन्यू कब किया जाता है स्टूडेंट, इफ मतलब क्या है, इफ ड्रॉवी ऑन द ड्यू डेट इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट एंड ही रिक्वेस्ट फॉर
कि मुझे और 1-2 महीना बढ़ा के दीजिए ना प्लीज, तब वो रिन्यू के केस में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैंसलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी, बिल को मैच्योरिटी के दिन कैंसिल किया जाता है। इन रिटर्न ऑफ न्यू बिल, उसके बदले में नया बिल उसके बदले में दिया जाता है। फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, उसको और 2 महीना बढ़ा के दिया जाता है। देन इट इज नोन एज द रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यू करना, हमारा लाइसेंस रिन्यू करते कि नहीं, तो और 2 महीने के लिए और बढ़ा के देते हैं लाइसेंस, वैसे रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। तो रिन्यूअल में कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप को समझेंगे। सबसे पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, बाद में, और हम उसको पीरियड बढ़ा के दे रहे हैं 2 महीना 3 महीना, तो 2-3 महीने का हमें इंटरेस्ट उसको चार्ज करना पड़ेगा बैलेंस अमाउंट के ऊपर, और उसको वो कहेंगे जो भी है उतना पैसा हमें दे दे। तो विल आइदर विल रिसीव और ही हैज टू मेक अ पेमेंट ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्ट पेमेंट। या तो पार्ट पेमेंट में मिलेगा या तो देना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। एंड देन जो बचा हुआ अमाउंट है ना, उसके ऊपर क्या करेंगे, नया बिल हम ड्रॉ करेंगे, एंड दैट ड्रॉवी हैज टू एक्सेप्ट द नया बिल, बराबर। तो दीज आर द सम स्टेप्स इन द रिन्यूअल ऑफ बिल। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए इंसॉल्वेंसी में है व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द ड्रॉवी इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। मतलब ड्रॉवी कह रहा है, हाथ ऊपर कर दिया उसने, क्या हाथ ऊपर कर दिया कि मेरे पास तो पैसा कुछ भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज ही हैज डिक्लेयर्ड द इंसॉल्वेंट। उसे डिक्लेयर किया मैं इंसॉल्वेंट बन गया हूं, एंड द ड्रॉवर में रिसीव सेम सम अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉवी स्टेट। तो कुछ छोटा मोटा अमाउंट कुछ ना कुछ ड्रॉवी के स्टेट में से, पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। मतलब आपके बिल का कुछ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड है। So the amount which is not recoverable, will be termed as a bad debt by the drawer. Drawer के लिए जो पैसा नहीं मिला वो bad debt, and the same amount जो ड्रॉवी नहीं दे पा रहा है उसे कहा जाता है डेफिशिएंसी। तो ड्रॉवर के लिए बैड डेट वर्ड होता है और ड्रॉवी के लिए डेफिशिएंसी, बिकॉज ड्रॉवर का पैसा डूब गया उसके लिए बैड डेट, और ड्रॉवी का पैसा वो दे नहीं पा रहा है उसे कहते हैं डेफिशिएंसी, इतना पैसा वो कम दे पा रहा है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अ डेफिशिएंसी। So this is about the insolvency student, and I hope कि ये आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, बराबर। ट्रीटमेंट ऑफ बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 ट्रीटमेंट हो सकता है, 4 ट्रीटमेंट होते हैं नॉर्मली। ट्रीटमेंट ऑफ बिल रिसीवेबल बाय ड्रॉवर, ये ड्रॉवर ही ट्रीटमेंट कर सकता है, बिकॉज ये बिल किसके पास होता है मालूम है, हाथ में किसके होता है, ड्रॉवर के हाथ में होता है। मिस्टर ए के हाथ में बिल होगा तो वही वो ट्रीटमेंट कर सकता है। 4 ट्रीटमेंट है। तो पहला ट्रीटमेंट है, ही कैन रिटेन द बिल टिल इट्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट के दिन तक वो रिटेन कर सकता है। या तो वो बिल का पैसा उसको, भी समझ लो फॉर एग्जांपल ही वांट मोर मनी इमीडिएटली, पैसा चाहिए और उस बिजनेस की पैसे की जरूरत है, he is in need of money, so that time he can discount the bill with the bank, बैंक के पास बिल लेके जा सकता है और बैंक को कह सकता है ये बिल लीजिए, 2 महीने के बाद आपको ये ड्रॉवी पैसा दे देगा, अभी तुरंत मुझे पैसा आप दीजिए। बैंक बोलेगा यस हम आपको देंगे, तो उसके बदले में हम कुछ पैसा कट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्काउंटिंग। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। बैंक के पास बिल लेके जाना, बैंक को बिल देना और उसके बदले में बिल का पैसा लेना, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। थर्ड है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल टू क्रेडिटर। मैं चाहूं तो ये मेरा बिल है मेरे क्रेडिटर को दे सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। या तो मेरे पास बहुत सारे बिल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये झमेला पूरा, कब ड्यू डेट है, कितना पैसा किससे आने वाला है, किसने दिया नहीं है, किसको रिन्यू करना है, ये सब झंझटमारी से आपको बोले छुटकारा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बिल लेके किसको भेज देंगे, बैंक के पास भेज देंगे, दैट इज कॉल्ड बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ बिल हम भेजेंगे और बैंक कलेक्शन करके मेरे अकाउंट में जमा कर देगी। ये डिस्काउंटिंग से अलग है। डिस्काउंटिंग मतलब बिल देके तुरंत इमीडिएटली पैसा लेना, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। और बिल मतलब सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब क्या है, वो ड्यू डेट के दिन ही पैसा हमारे अकाउंट में जमा करेंगे, कलेक्ट करके, कलेक्ट हुआ हो गया तो, अदरवाइज वो कलेक्शन होगा नहीं। ये स्टूडेंट आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट में जितना हो सके उतना जल्दी कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश किया, और डिटेल में बताना डेफिनेटली चाहता था, बट शॉर्ट टाइम में आपके लिए यही मैं कर सकता हूं। तो आई होप कि एंड बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट जो बहुत डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग होती है वहां पे, तो वो समझने के लिए मैंने वीडियो थोड़ा बनाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।